जय श्री राम, जय श्री महाकाल। साप्ताहिक मार्केट अपडेट में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस साप्ताहिक मार्केट अपडेट में हमें कुछ चीज़ों का ख्याल थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। हम सबसे पहले मार्केट पे जाने से पहले एआई के ऊपर 2 मिनट बात कर लेते हैं, क्योंकि एआई एक ऐसी चीज़ होती जा रही है जो एग्जिस्टिंग आईटी कंपनीज के लिए एक दर्दनाक मौत जैसे लग रही है, बट वो होगा नहीं। और उसके अलावा जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, जिस आईटी कंपनी ने अपना सेटअप चेंज नहीं किया उसके लिए प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बनेगी। अभी रिसेंटली एक खबर आई है, दैट इज यूएसए एआई मॉडल्स जो हैं वो ट्रेन करवा रहा है चाइना अपने डिफेंस सिस्टम से। मतलब एआई का जो सेटअप है वो हर जगह यूज होने वाला है। एग्जिस्टिंग आईटी कंपनीज अगर एआई में जाती हैं तो ऑटोमेटिकली वो उनके लिए थोड़ा बेहतर होगा। रही बात टीसीएस और इन्फोसिस, क्योंकि इंडिया की सबसे दिग्गज कंपनियां यही है। टीसीएस ने अपने रिजल्ट्स में, क्वार्टरली रिजल्ट्स में ये चीज़ क्लियरली मेंशन करी है कि बॉस हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एआई में पूरी तरह से एंटर कर दें। इनफैक्ट एआई एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा काम करें। नाउ दिस इज समथिंग विच इज पॉजिटिव फ्रॉम द कंपनीज पर्सपेक्टिव। इन्फोसिस ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तो अगर आप कंपनी सिलेक्ट करने जाओगे तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि एआई के ऊपर फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के लिए या फ्यूचरिस्टिक स्कोप के लिए कौन सी कंपनीज कर रही हैं। आईटी सेक्टर के लिए ये खतरनाक चीज इसीलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पर इंडिया में स्पेसिफिकली हम लोग एक चीज में हमेशा रिलक्टेंट रहते हैं इस बात को लेके कि अगर हमारी कंपनी जैसे टीसीएस है वो आउटसोर्सिंग का काम कर रही है, तो वो कंपनी हमेशा से लेकर आज भी मतलब अगले जन्म तक ऐसा कि वो लोग क्या यूज करेंगे, आउटसोर्सिंग ही करेंगे, चेंज नहीं करते, नई चीज डेवलप नहीं करते। बट अगर ऐसी कंपनी बोल रही है हम डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज है, स्पेसिफिकली उस कंपनी के लिए। तो एआई के ऊपर थोड़ा फोकस बनाना चाहिए। इनफैक्ट मेरे हिसाब से आईटी के ऊपर भी थोड़ा बहुत फोकस बनाना चाहिए और हमें रीड करना पड़ेगा बहुत ज्यादा कि कौन सी कंपनी क्या कह रही है। टीसीएस ने कहा, क्या कहा वो तो मैंने आपको बता दिया। इन्फोसिस ने कुछ नहीं कहा तो वो भी एक मैटर तो है। दूसरी जो अभी वर्ल्ड की सबसे बड़ी खबर में से है वो ये है कि भाई यूएस ने मिडिल ईस्ट से अपने सारे सिटीजन्स को वापस आने को कहा है, या फिर अगर वहां पे हैं तो वो एस्केलेशन को झेलने के लिए रेडी रहे। अब इसका क्या मतलब हुआ, क्या वॉर एस्केलेट होगा? दिख तो वही रहा है, बट क्योंकि यूएस बोल रहा है तो यूएस कल जाके ये भी बोल देगा कि हमारी तो डील हो गई भाई और अब हम डील करके रख लें, अब आपको कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। या फिर सीज फायर जैसे कुछ टाइम लिमिट के लिए किया था वैसे सीज फायर कर देंगे। तो ये वाली सिचुएशंस आपको थोड़ी सी क्रिटिकली एनालाइज करनी चाहिए, जिसके कारण मार्केट में फिर इस हफ्ते वोलेटिलिटी बढ़ेगी। किसी भी तरह से अगर अटैक होता है डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर तो क्रूड के प्राइसेस को आपको देखना बहुत जरूरी है। क्रूड के प्राइसेस के ऊपर अपनी नजर गाढ़े रखना, बनाए मत रखना, गाढ़े रखना। क्यों? अगर वॉर सच में एस्केलेट हो रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा तो क्रूड के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ेंगे। मैं गोल्ड सिल्वर पे नहीं जा रहा हूं, क्रूड पे जा रहा हूं। तो क्रूड के प्राइसेस पे आपको थोड़ी सी अपनी नजर बनाए रखनी है। अगर क्रूड का भाव गिर रहा है और आपको बोल रहा है अमेरिका कि हम लोग अटैक करने वाले, छोड़ देना, क्योंकि सबसे पहला जो आपको इंडिकेशन देगा वो देगा क्रूड ऑयल के प्राइसेस। क्रूड ऑयल के प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो हाँ एस्केलेशन हो रहा है, और अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके अलावा इथेनॉल की जो स्टोरी है, बीच में जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट चालू किया था नितिन गडकरी के अगेंस्ट, बहुत सारी चीजें बोली गई थी, अब वो वापस ठंडी होते हुए दिख रही है। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता इथेनॉल वाला जो E20 वाला पेट्रोल है वो या फ्यूल है वो यूज तो करना चालू कर देगी। देखो ऑप्शन तो उनके पास नहीं है। जब वो जंतर मंतर का जो हुआ था केस, उसके बाद में इथेनॉल वाली बात तो पूरी बैठ गई है, छुप गई है, या जो भी आप कहना चाहते हो। एट द एंड उसके ऊपर बात नहीं हो रही है। दैट मीन्स एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, और अगर एक्सेप्टेंस बढ़ेगा तो इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए ये थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा। प्राइमरली ये वो कंपनीज हैं जो शुगर मैन्युफैक्चर कर रही है। इसमें एक कंपनी मेरे को लगता है आप लोगों को भी देखनी चाहिए, उस कंपनी का नाम है प्राज इंडस्ट्रीज। प्राज इंडस्ट्रीज बेसिकली क्या करती है, जितना भी आपका सेटअप है किस चीज का, एथेनॉल बनाने के जो मशीन्स है, फैक्ट्री है, उसको स्टैब्लिश करके देती है। मतलब एक तरह का टर्न की प्रोजेक्ट बना के देती है। नाउ व्हाट इज टर्न की? सपोज मेरे को इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री बनानी है तो मैं प्राज इंडस्ट्री के पास जाऊंगा, सारी मशीन्स प्राज इंडस्ट्री मेरे यहाँ पे इंस्टॉल आके करेगा और सारी चीजें व्यवस्था करके देगा।
मेरे को कुछ भी नहीं करना है, मेरे को सिर्फ फैक्ट्री चालू करनी है, रिबन काट के अंदर घुसना है और वहां से अपना इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना है। अब ये सिचुएशन है जो अभी चल रही है, तो इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर थोड़ा अपनी नजर बनाए रखना है। एक और चीज है, नुवामा करके जो क्रेडिट एजेंसी है जो एनालाइज करती है स्टॉक मार्केट, फंड मैनेजमेंट करती है, ब्रोकिंग भी करती है, वो कंपनी ने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर थोड़ा सा अपना रिसर्च बढ़ाया है ना। सी, जब बड़ी बड़ी कंपनीज अपना रिसर्च किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंडस्ट्री में बढ़ाती हैं तो वो हमारे लिए एक पॉइंट रहता है कि ओके, अगर ये लोग एनालाइज कर रहे हैं दैट मीन्स इनको कुछ उधर दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल के कल इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि ये बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन तो होती नहीं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि टेक्सटाइल्स के ऊपर अब लोग ज्यादा बातचीत कर रहे हैं, तो अगले 1-2 क्वार्टर्स अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करना चाहिए। आ जाते हैं हम लोग लेवल्स पे। हम सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के। निफ्टी ने अच्छा खासा एक रैली दिया है, बट अभी भी रेजिस्टेंस पे है। 24,400, 24,500 ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, और इनफैक्ट 24,600 भी। तो ये रेजिस्टेंस की बेल्ट है एक तरह से, 400 से 600 तक 200 पॉइंट की रेंज है। अब अगर ये 200 पॉइंट की रेंज मार्केट क्रॉस करके जाता है तो अगला लेवल सीधा 26,000 तक जाता है। देखो, हो जाए तो वेल एंड गुड, कौन नहीं चाहता ऐसा हो, बट एट द एंड रेजिस्टेंस पे है, तो ये 200 पॉइंट का आपको रेजिस्टेंस दिखेगा मार्केट में। रही बात इसके सपोर्ट की, अगर मैं बात करूं निफ्टी की स्पेसिफिकली, तो एक है 23,900 और उसके बाद है 23,700। तो एक तरह से आप देखोगे तो निफ्टी इज एक्चुअली एट द रेजिस्टेंस पॉइंट। वो क्रॉस करके गया तो बढ़िया, बट अगर नीचे आता है तो आपके पास नीचे 700 पॉइंट है। 700 पॉइंट छोटे नहीं होते यार निफ्टी में, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। रही बात हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी ने इतना मूवमेंट नहीं दिया है जितना निफ्टी ने आपको दिया, राइट। तो इन दैट सिचुएशन आपको बैंक निफ्टी को देखना पड़ेगा। अगर निफ्टी तेज होती है तो बैंक निफ्टी भी तेज होगी, दैट मीन्स बैंक निफ्टी इज मच बेटर टू फोकस ऑन। तो इफेक्टिवली 58,700 जो कि यहां से 1500 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, बैंक निफ्टी का देखा जाए तो 3% ही है, बट फिर भी तो वो जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है। और नीचे के लेवल पे अगर मैं आपको बोलूं तो 56,600, मतलब यहां से 600 पॉइंट। सो इफेक्टिवली बैंक निफ्टी अभी निफ्टी से हमें कंपैरेटिवली सस्ता दिख रहा है। तो अगर इस हफ्ते बैंक निफ्टी चलती है तो निफ्टी तो भाई वो रेजिस्टेंस क्रॉस कर देगी। आ जाए रिलायंस पे, तो रिलायंस का सेम है जैसे पिछले हफ्ते था। पिछले हफ्ते भी हमने कहा था कि रिलायंस में 1250 का सपोर्ट, इस बार भी रिलायंस ने वैसा कुछ मूवमेंट दिया नहीं है। एसबीआई की बात करें, एसबीआई भी पिछले हफ्ते जैसे ही चल रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा मूवमेंट आया नहीं है। 1000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है एसबीआई में। एचडीएफसी की बात कर ले, बहुत लोगों का क्वेश्चन था, मैंने लास्ट वीक भी कहा था अपने सपोर्ट पे है और बहुत स्ट्रांग है ये कंपनी, इसमें कोई डाउट नहीं है। कल मंडे को एचडीएफसी के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो में ऑलरेडी डाल रहा हूं, तो उसमें आपको और क्लियर होगा कि एग्जैक्टली एचडीएफसी में क्या करना चाहिए। 720 का सपोर्ट है, अपने सपोर्ट पे एचडीएफसी और ट्रिपल बॉटम बना चुका है। ट्रिपल बॉटम मतलब एक ऐसा सेटअप हो गया कि वहां बहुत स्ट्रांगली वहां पे सपोर्ट ले रहा है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टीसीएस की बात कर लें, अच्छी खासी ग्रोथ मिली थी इस हफ्ते यार, ऐसा लग रहा था कि टीसीएस मजेदार दे देगा ग्रोथ, और उसके बाद में फ्राइडे को गिरा है यार, फ्राइडे को गिरा है और हाई बनाया था 2495 का और 2365 पे बंद हुआ है। पर ठीक है, आईटी कंपनीज, जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी आपको बोला, आईटी कंपनीज में अभी सबसे बेहतर जो काम करते हुए दिख रही है वो टीसीएस ही है, तो अब ठीक है यार, क्या दिक्कत है। इन्फोसिस की बात करें, सेम जैसा टीसीएस का है, बट इन्फोसिस मेरा कंपेरेटिव फंडामेंटली मेरे को इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है एज कंपेयर टू टीसीएस। नैल्को मेटल्स में, नैल्को इज एट अ वेरी गुड लेवल, क्योंकि ट्रिपल बॉटम, इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 330 पे। 330 का सपोर्ट जब तक नहीं टूटता है ना, तो नैल्को इज गुड टू गो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें वेदांता का बहुत लोगों के ऊपर क्वेश्चन था, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू टू सपोर्ट द वीडियोज विच आई हैव शॉट इन लास्ट वीक। तो आप लोगों ने जितने भी वीडियोज पे अपना प्यार दिया है, व्यूज दिए हैं, शेयर किए हैं, कमेंट्स किए हैं, आई रीड ऑल दी कमेंट्स फॉर श्योर, बट मैं हर कमेंट का रिप्लाई नहीं कर सकता, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। बट येस, जो आपके कमेंट्स हैं मैं उसके बेसिस पर ही आपके लिए अपना और फर्दर कंटेंट बना रहा हूँ, सो कमेंट करते रहिएगा, राइट। चलिए वेदांता की बात करें, तो वेदांता का 260 का सपोर्ट है, इनफैक्ट 250 का पकड़ो तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग गैप मिले, ताकि हम उसको यूज़ कर पाएँ। हाँ, अब एक चीज़ ध्यान रखना,
CDSL ने वीकली कैंडल्स पे एक पैटर्न बनाया, उसका नाम होता है मॉर्निंग इवनिंग स्टार. नाउ इन CDSL इफ समवन वांट्स टू ऐड अ स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस तो आपका हो गया 1300 रुपए का. बाइंग लेवल आप अपने हिसाब से देखिएगा, मैं सिर्फ चार्ट्स के हिसाब से बता रहा हूँ 1200 का, या फिर 1460 के ऊपर गया तो 1460 के ऊपर इसको जाना बहुत जरूरी है. तो एज ऑफ नाउ CDSL इज एट नो ट्रेड जोन, तो उसमें आप कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर पाओगे. मसगांव डॉक पिछले हफ्ते सपोर्ट बोला था, वहां से पलट गया है. जो पिछले हफ्ते का सपोर्ट था उसी को ही बेस लीजिए. HAL चल रहा है, देखो बहुत सिंपल सी बात समझो, अच्छी कंपनी, स्ट्रॉन्ग सेक्टर, बिलीफ रखो उसके ऊपर. फिर भागा इस हफ्ते, अच्छा खासा चल रहा है ये, धीरे धीरे करके 5-5.5 कब पहुंचेगा तुमको पता भी नहीं पड़ेगा, देख लेना तुम्हें. हिंदुस्तान कॉपर अगेन पिछले हफ्ते का सपोर्ट था, वो सपोर्ट के बेसिस पे जो मैंने कहा था 450 का, इस हफ्ते इसने लो बनाया है अपना 4670 का, और फिर वापस 495 के करीब करीब चले गए. 500 के ऊपर जाएगा ना तब स्ट्रांग हो जाएगा. और तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर यही व्यू बन रहा है. इसके अलावा हम बात करते हैं NMDC की. लॉन्ग टर्म व्यू है तो सोचो, शॉर्ट टर्म व्यू है मत सोचो, सिंपल एज दैट. रेलवेज की कंपनियों का देखते हैं. वैसे भी मैं पिछले 3 साल से रेलवेज इग्नोर करा रहा हूं, अभी भी इग्नोर है, इनफैक्ट सारे इग्नोर है. RVNL, IRFC, या तुमको लेना है लो, मेरे हिसाब से तो सोचना भी नहीं चाहिए. इसके अलावा BEL ने इस हफ्ते बहुत अच्छा खासा गिरावट दी है. रीजन बहुत सिंपल था, रिजल्ट्स खराब नहीं थे यार, ये प्रॉफिट बुकिंग है, और ये प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में 380 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. हाँ, अब 380 टूट जाएगा तो 360 365 के यहाँ पे मिलेगा, बट ये अच्छा है यार. कंपनी कोई स्ट्रॉन्ग, इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचना कोई सेंस बनता नहीं है. सिमिलरली अगर आप CG पावर भी देखोगे तो CG पावर ने 805 रुपए का बनाया लो, और फिर वापस 860. अच्छी कंपनीज हमेशा आपको रिटर्न्स अच्छे ही देंगी, और थोड़ा उसमें बस सब्र करना पड़ेगा, बस उसके ऊपर ध्यान रखिए, सब्र करना बहुत जरूरी है बॉस. वारी एनर्जीज 2600 का सपोर्ट था, 2625 से पलटा है, और क्या करें अपन, और अच्छा खासा रिवर्सल आया है. BSC बहुत लोग फंस गए थे BSC में, मत फंसो, कोई दिक्कत की बात नहीं. पिछले हफ्ते मैंने एक सपोर्ट बताया था BSC का, दैट वाज 3400. आज इस बार का लो 3430 है, मजे लो, एंजॉय करो. तो इस हफ्ते भी आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि अमेरिका भी नई तरह से वापस एस्केलेशन की बात कर रहा है, और उस हिसाब से अगर मैं देखूं एथेनॉल के ऊपर फोकस कर सकते हैं, AI के ऊपर फोकस कर सकते हैं, और नोवामा के हिसाब से टेक्सटाइल्स के ऊपर कर सकते हैं. बाकी स्टॉप लॉसेस बराबर रखिएगा, क्योंकि कब कौन सी खबर आएगी इस हफ्ते हमें कुछ भी पता नहीं, तो स्टॉप लॉस बराबर रखिए, क्रूड के ऊपर नजर बनाए रखना. मैं मिलता हूं अगले साप्ताहिक मार्केट अपडेट में अगले संडे. टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल.